हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 7th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 3.7। पिछले लेक्चर में 3.6 में आपने पढ़ा कि अलग अलग मटेरियल्स का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी में किस तरीके से वेरिएशन आता है और रेजिस्टेंस में कैसा वेरिएशन आता है। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। किन कंडक्टर को हम ओमिक बोलेंगे और किसको हम नॉन ओमिक बोलेंगे, और उससे रिलेटेड ग्राफ। सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा आसान है, बिल्कुल इजी। ठीक है, अभी स्टार्ट करें। अब पहला है हमारा ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर किसे बोलते हैं, तो उसकी आप डेफिनेशन में जैसे पहले बता रखा है, मैं डेफिनेशन बोलता हूं, आप उसे नोट कर ले। लिखो, ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ। सिंपल डेफिनेशन। ओमिक कंडक्टर कौन हो गए? वो कंडक्टर ओमिक हो गए जिससे जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओमिक कंडक्टर, बात समझ में? अब ओम्स लॉ को कैसे फॉलो करेंगे, क्या करेंगे फॉलो में? ओम्स लॉ में ये है, ओम्स लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया है, फॉर्मूला भी लिखवाया है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हमारा फोकस क्या रहेगा यहां पर? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर किसी कंडक्टर का, अगर किसी मटेरियल का VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है तो हम बोलेंगे कि वो मटेरियल ओमिक कंडक्टर है या ओम्स लॉ को फॉलो करता है। समझ में आया? वो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अब हमने ये देखा, अगर हम बात करते कौन सा मटेरियल ऐसा है जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, कौन सा मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर आप देखें कि कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, इनकी बात करें, इन कंडक्टर्स की बात करें, तो ये ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में ही आते हैं। बात समझना है, ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने इनका टेम्परेचर फिक्स्ड कर दिया और इनमें ज्यादा करंट नहीं दिया, एक चीज ये समझना, बहुत ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा देना, मतलब थोड़े वोल्टेज और थोड़ा करंट, तो ये ओमिक नेचर शो करते हैं। यानी कि इनका अगर हम VI ग्राफ बनाएं उस कंडीशन में, समझ में आया? जैसे आपने ले लिया कॉपर या एल्युमिनियम या सिल्वर, किसी का भी वायर ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये हमने ले लिया V और ये ले लिया हमने I। यहां ले लो V, यहां पर ले लेते V, ये ले लो V और ये ले लिया I। तो इनका VI ग्राफ कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। किसके लिए बोल रहा हूं? ये VI ग्राफ हो गया कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इनके लिए। अगर इनका टेम्परेचर फिक्स कर देंगे और करंट बहुत ज्यादा नहीं देंगे, थोड़ा वोल्टेज तो थोड़ा करंट फ्लो करेगा, तो ये आपको ओमिक नेचर शो करके दिखाएंगे। यानी कि इनका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इतनी बात है समझ में? लेकिन इन्हीं मटेरियल में बता रहा हूं, अगर आपने ज्यादा करंट दे दिया, अब बोले ज्यादा करंट से क्या होगा? ज्यादा करंट देने पर, यानी कि ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पर ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ज्यादा करंट फ्लो करने पर इन मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आ गया तो आपको पता है तब इनकी रेजिस्टिविटी में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, और तब इनका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो बात समझना, ये कब के लिए? टेम्परेचर फिक्स्ड है और बहुत ज्यादा वोल्टेज या बहुत ज्यादा करंट नहीं है इसमें। और अगर सपोज कर लो क्या होता है, अगर हम ज्यादा करंट अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये ग्राफ कैसा जाने लगता है? V, ये हो गया, और ये I। अगर ये तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। अगर आप ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा करंट देंगे तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से फिर बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके। यानी कि इस तरीके से स्टार्ट होने का मतलब क्या होगा? ये इस तरफ बैंड क्यों हो रहा है? ये बता रहा है कि अब क्या होगा, इस पॉइंट के बाद वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करोगे, लेकिन उस रेशियो में
उसमें करंट नहीं बढ़ेगा। तो बोले ऐसा कैसे हो गया, वोल्टेज तो बढ़ रहा है, करंट क्यों नहीं बढ़ रहा? इसलिए नहीं बढ़ रहा, जब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ेंगे तो पहले तो वोल्टेज बढ़े, करंट भी बढ़ा, वोल्टेज बढ़े, करंट बढ़ा। जब वोल्टेज बढ़ाते जा रहा, करंट बढ़ता जा रहा, तो वायर गर्म पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वायर गर्म पड़ेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, करंट का अपोज करना। तो जब किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उसमें करंट फिर क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसके बाद इस तरीके से ग्राफ ऐसे बेंड करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ आए? तो आप ही समझना, ये हमारा ओमिक कंडक्टर का वी आई ग्राफ है। ओमिक कंडक्टर वो जिनका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अब बात है ये किसका? हमने कहा ये भी भाई। तो कहा इस ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल, तो हमने कहा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये का ये ग्राफ किसका है? तो हमने कहा ये भी उन्हीं का है। तो कहा ऐसे कैसे? तो दोनों बड़े कंफ्यूजन लग रहा है। तो आप बात समझे, कंडीशन समझे। ओम्स लॉ के लिए क्या है? हमने कहा कि टेम्परेचर फिक्स्ड रखना है। अगर आप टेम्परेचर फिक्स रखते हैं तो वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और बहुत ज्यादा वोल्टेज या बहुत ज्यादा करंट नहीं देंगे। उसकी एक लिमिटेशन रहेगी, मतलब थोड़ा करंट और थोड़ा वोल्टेज। अगर आपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया, यानी टेम्परेचर, चलो आपने टेम्परेचर भी कंट्रोल कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, आपने टेम्परेचर किसी रूम में फिक्स कर दिया, लेकिन जब आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाएगा। जब करंट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वायर में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जितना ज्यादा किसी वायर में करंट फ्लो करता है उतनी उसमें ज्यादा हीट अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। तो जब उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते ही वो फिर ओमिक नेचर नहीं शो करेगा। तो आप समझना, एक कंडीशन है कि कब वो मटेरियल ओमिक नेचर शो करेगा, यानी कि टेम्परेचर उसका फिक्स रहना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, देखो आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि किस तरीके से ज्यादा करंट से हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में आप कोई एलईडी जलाना चाहते हो या कोई टेबल फैन है या सीलिंग फैन है, तो टेबल फैन आप लेके आए, आपने दो वायर, उसका जो मेन लीड है वो किसी ने, चूहे ने मान लो काट दिया है, तो आपने देखा कि ये पहुंच नहीं पा रहा है बोर्ड तक, तो आपने क्या करा? पतला सा कोई तार लगा दिया और आपने एक प्लग लगा दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, वो आपका फैन चलने लगा। लेकिन आप ये समझना, अगर वही तार, यानी कि वायर की बात कर रहे हैं, अगर प्रेस का वायर किसी चूहे ने काट दिया, तो उस समय अगर आपने जो वायर आपने पंखे में कनेक्ट किया है, अगर वही फैन वाला वायर निकाल के प्रेस में कनेक्ट करके प्रेस को लगा दिया और वायर होगा पतला, तो प्रेस को ऑन करते ही वो वायर जल जाएगा एकदम, और अगर तुरंत नहीं जला तो 5-10 मिनट के बाद जल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि फैन तो चल जा रहा है उस वायर से, लेकिन प्रेस नहीं चल पा रही, क्योंकि प्रेस के वोल्टेज ज्यादा होते हैं। फैन, टेबल फैन जो होता है वो 100 से 150, 100 to 150 वॉट का होता है। वॉट समझना, अब आप 12th क्लास में आपको समझना है, पावर जो होती है वॉट में दे रखी होती है, ठीक है। करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है, इन तीनों में डिफरेंस समझना है कि एम्पियर यूनिट है तो करंट की बात कर रहे हैं, वोल्ट की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और वॉट की बात कर रहे हैं तो पावर की बात कर रहे हैं। बेसिक चीजें भी समझना है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर प्रेस की बात करें, जिससे हम अपने कपड़ों पर प्रेस करते हैं, उसका नॉर्मली जो कम वॉटेज होता है वो होता है 500 वॉट, और 500 से ज्यादा भी होता है 750 वॉट और 1000 वॉट तक भी होता है, यानी 500 से 1000 वॉट। अब आप अंदाजा लगाओ, आप टेबल फैन चला रहे थे, उसके वॉटेज कितने थे, 150 वॉट, और प्रेस चला रहे हो, उसका कम भी मान ले रहा हूं तो 500 वॉट, तो कितना ज्यादा हो गया। यानी कि फैन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स से भी ज्यादा, यानी 150, 150, 150, 450 आएगा, और 50 वाट तब भी ज्यादा है। तब बता रहा हूं जब 500 वाट की प्रेस है, तो प्रेस वाले लगाते हैं, क्योंकि प्रेस जो होती है उसकी पावर जाता है, वो लार्ज करंट ड्रॉ करती है। ज्यादा करंट ड्रॉ करने के लिए ज्यादा करंट ड्रॉ करती है, तो जैसे ही उस वायर में ज्यादा करंट जाएगा वो वायर बस्ट कर जाएगा, जल जाएगा, तो उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि उतनी वो सह नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मोटा वायर। इसलिए आप देखना, कभी भी प्रेस लेके आते हो, उसमें जो 3 पिन प्लग लगा होता है वो भी हैवी लगा होता है, और वायर भी उसका हैवी होता है। अब फैन में देखोगे, फैन में 3 पिन प्लग उसके कंपैरिजन में नॉर्मली छोटा ही होता है,
और वायर भी इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता है। तो ये समझना कि ज़्यादा करंट तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो ये आपका ओमिक कंडक्टर हो गया। अब बात करते हैं हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या हो रहा है? द कंडक्टर विच डज नॉट ओबेज ओम्स लॉ, यानी कि जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अब ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग है सिंपल, जिनका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बनता हो, यानी टेम्परेचर तो आपने फिक्स कर रखा है, कंडीशन में रहेगी, टेम्परेचर आपने फिक्स कर रखा है, लेकिन उन कंडक्टर्स का वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, तो उन्हें नॉन ओमिक। अब उसमें जैसे हम बनाते हैं, तो हमने क्या किया, यहां पर बनाते हैं नॉन ओमिक का हम। अब नॉन ओमिक कंडक्टर में एक कंडक्टर का नाम पहले मैं आपको बता दूं, जिसका ये ग्राफ बनाने जा रहा हूं, जिसका हम ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जिसका मुझे, ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं। ये प्लस में करंट, माइनस में करंट, प्लस में वोल्टेज और ये माइनस में वोल्टेज। देखो हर चीज, एक एक चीज आपको बताऊंगा, एक एक चीज। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। देखो अभी लिखा था प्लस वी माइनस वी प्लस आई माइनस आई। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा है, तो ये कई जगह देखने को मिलता है, प्लस में वी माइनस में वी, प्लस में आई माइनस में आई। क्या मतलब होता है, पहले तो आप इसको समझो, जो भी चीजें छोटी छोटी आ रही है उनको समझना है साथ में। देखो उसके बाद मैं आगे बताता हूं ये क्या बनाया, किसका ग्राफ बनाया। आपने एक वायर लिया, ठीक है, आपने एक वायर लिया, उसको एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारा स्विच हो गया। जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट कहां से कहां जाएगा भैया? करंट जाएगा ऐसे, प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ करंट का डायरेक्शन होता है। हम मानते करंट का डायरेक्शन कहां से कहां मानते, प्लस से माइनस। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? माइनस से प्लस की तरफ, बता रखा है। ये बैटरी के वोल्टेज है V। अब जितने ही वोल्टेज हमें मतलब नहीं, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 20 50 100 कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो सकते, तो हमने लिख दिया V। अब किसी ने कहा कि ये जो कंडक्टर है AB, इससे जो बैटरी लगाई उसके वोल्टेज, तो हमने कहा इस कंडक्टर से जो बैटरी लगाई उसके वोल्टेज V, उसका पोटेंशियल V। कहा इसमें जो करंट फ्लो कर रहा, हमने कहा I, वो करंट I। बस समझ गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने ये बैटरी निकाली, कंडक्टर हमारा यही, कंडक्टर हमारा यही, समझ में आया? कंडक्टर हमारा यही, कंडक्टर हमारा यही, ये हो गया माइनस। लेकिन हमने क्या किया, इस बार जो स्विच था, क्या किया, जो बैटरी थी, स्विच तो यही रहेगा, स्विच तो यही है, हमने इस बैटरी को निकाला और इसको पलट के लगा दिया। देखिए इसका प्लस टर्मिनल B की तरफ लगा दिया। अभी देखो बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। प्लस टर्मिनल A एंड से जुड़ा कंडक्टर के माइनस B से, हमने बैटरी निकाली और इस प्लस को जोड़ दिया B से, अब माइनस को जोड़ दिया A से। उल्टा लगा दिया ना, ऐसे निकाल के ऐसे लगा दिया, मतलब ऐसे लगी हुई थी, ऐसे निकाला, ऐसे पलट के लगा दिया, समझे? ऐसे निकाला, ऐसे लगा। अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इधर? अब कोई कहेगा बताओ इस कंडक्टर को जो वोल्टेज दे रहे हैं वो कितने, तो हमने बोला माइनस V। पहले क्या बोला था, बात समझना ध्यान से। पहले बोला इस कंडक्टर AB को जो वोल्टेज दे रहे हैं, तो कहा V वोल्टेज दे रहे हैं, I करंट है। अब बोला कंडक्टर वही, बैटरी वही, सब कुछ वही। अब बोला वोल्टेज कितने दे रहे हैं, तो कहा माइनस V। कहा करंट कितना दे रहे हैं, तो कहा माइनस I। अरे अभी तो प्लस था, माइनस। माइनस लिखने का मतलब ये हो गया कि जैसे पहले बैटरी लगाई थी
निकाल के उससे अप उल्टा करके लगा दिया, यानी कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, वही तो हुआ। प्लस पहले ए से कनेक्ट था, माइनस आपका बी से, अब क्या करा, प्लस को बी से कनेक्ट कर दिया, माइनस को ए से कनेक्ट कर दिया, बस। तो हमने क्या बोला कि अब वोल्टेज कैसे होगा, माइनस में, और करंट कैसे होगा, माइनस। करंट का माइनस का मतलब जो डायरेक्शन पहले था उससे अपोजिट हो गया। पहले करंट इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, बस। समझ में आया, ये मीनिंग होता है। अब इसको याद रखना, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ना कोई घबराने वाली बात है, क्या प्लस माइनस है यार, ठीक है। जो जितनी डिटेल है मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा, ठीक। तो अब क्या है, ये जो हमारा बात कर रहे थे नॉन ओमिक कंडक्टर, ये है हमारा पीएन जंक्शन। ये रेलवे जंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जंक्शन डायोड। ये एक डिवाइस है पीएन जंक्शन डायोड। मैं आपको एक पहली चीज बता दूं, इसको मैं यहां लिमिटेड ही कराऊंगा, आपको इसकी डिटेल में पढ़ाऊंगा लास्ट चैप्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, क्योंकि वहां पर ये पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज, बहुत सारा सब कुछ सब उसी में उसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है, क्या है कि भाई नॉन ओमिक कंडक्टर कौन है, उसका नाम क्या और क्या कंडीशन है, बस इतना ही। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, बस। तो हम उतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि फिर डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, मैं फिर भी कुछ चीजें जो बेसिक है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पर भी पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके। ये हमारा ये पी साइड कहलाती है, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। अगर आप बोलो इसका काम क्या होता है, क्या काम है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। शॉर्ट में समझो, इस साइड से अगर इसमें एसी ऐसे घुसेगी एसी, तो जब दूसरी साइड से निकलेगी तो वो ऐसी हो जाएगी, सीधी लाइन बन जाएगी, यानी कि यहां पर एसी और यहां पर ये डीसी, यानी कि ये टाइम एक्सिस है और ये करंट है। यानी कि जब एसी इसमें घुसेगी तो दूसरी तरफ से वो डीसी निकलेगी, डायरेक्ट करंट। तो पीएन जंक्शन डायोड का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, बस इतना समझना है। पीएन जंक्शन डायोड का काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, उसका सिंबल ये, और इसको पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। ये इसका वीआई ग्राफ हो गया, ये इसका क्या हो गया, वीआई ग्राफ। अब वीआई ग्राफ देख लो, बस आपने समझना, मैं बता रहा हूं, ये वीआई ग्राफ की भी डिटेल है। जब लास्ट चैप्टर आप पढ़ोगे ना सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो ये ऐसे क्यों बन रहा, ये इस तरीके से आके नीचे क्यों जा रहा, ये सब कुछ है वहां पे। मैं बता दिया, इसको एक्सप्लेन करना है वहां पर, इसको ये इतने आधे पार्ट को अलग, ये इधर वाले पार्ट को अलग, सबको। तो इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना। अभी तो आप सिर्फ देख लो ग्राफ, ये पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ हो गया, तो आप देख रहे हो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं रही, तो ऐसे थोड़ा सा कर्व जा रहा है। और ऐसे ही पीछे अगर देखें तो यहां पर भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। इतना समझ में आया नहीं है? तो यहां पर भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनना, यहां पर भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। तो इसीलिए जब इस वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। किसका हो गया, नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में? तो पीएन जंक्शन डायोड किसका एग्जाम्पल है, नॉन ओमिक कंडक्टर का, क्योंकि इसका वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब ये इधर ऐसे क्यों बनना है, इधर इस तरीके से कैसे बनना है, मैं आपको बता चुका। आप सिर्फ एज इट इज को देख लेंगे, इस तरीके से बनाना, कैसे बनना है वो हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको डिस्कस करने लगा तो पता चला बहुत टाइम लगेगा सिर्फ इसको ही एक्सप्लेन करने में कि क्यों ऐसा बन रहा है। तो लास्ट में तो है ही हमारे सिलेबस में, तभी डिस्कस करेंगे। अभी तक आप ऐसे याद कर लो उसको, ठीक। एक तो ये हो गया। अब बात ये आ रही क्या सिर्फ अकेला यही नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे हैं जो कि नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल है। तो उसमें जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो मैं बताता हूं। एक तो ये हो गया, नेक्स्ट एक ग्राफ बताता हूं। नेक्स्ट एक ग्राफ जो है वो है अपना गैलियम आर्सेनिक। नेक्स्ट क्या है आपका, गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा एनसीईआरटी में ग्राफ ऐसे, गैलियम एंड आर्सेनिक, ठीक है, गैलियम आर्सेनिक।
तो गैलियम आर्सेनिक है, इसको देखना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं? इसमें एक मेटल है और एक इसमें सेमीकंडक्टर है, यानी कि एक कंडक्टर है और एक इसमें सेमीकंडक्टर है। आपको देखना है गैलियम आर्सेनिक में से कौन सा इसमें से कंडक्टर या मेटल है और कौन सा इसमें सेमीकंडक्टर है। ठीक है, बाकी मैं बताता हूं ग्राफ इसका। तो ये आपका V हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया आपका I। ग्राफ कुछ ऐसे बनाए, ऐसे इस टाइप का ये ग्राफ बन रहा है। और इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे बनाए थे। ये हमारा गैलियम आर्सेनिक का VI ग्राफ है। तो ये गैलियम आर्सेनिक भी एक सेमीकंडक्टर, जैसे पीएन जंक्शन डायोड है वो भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस कहलाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे मैंने बताया सेमीकंडक्टर भी आपका अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे। और सेमीकंडक्टर तो आपको पता ही क्या होते हैं, मेटलॉइड जिसे आप बोलते थे, मेटलॉइड 9th में, उन्हीं को हम यहां पर 12th क्लास में सेमीकंडक्टर बोले, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की होती है, दैट इज सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, जो सेमीकंडक्टर में भी टाइप्स होते हैं, तो वो सब वही पढ़ना। तो ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है गैलियम आर्सेनिक। अब इसमें एक क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स में, उसको समझ लो और बाकी भी चीज में कई चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी उस क्वेश्चन से। हमने क्या करा, यहाँ पर 3, ये तो आपका ग्राफ बन गया। देखो पहली चीज तो VI ग्राफ बन गया गैलियम आर्सेनिक का। आप बोलो गैलियम आर्सेनिक एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, ऐसे जा रही फिर नीचे चली जा रही, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि यहां से तो लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऊपर जाके बेंड भी तो हो गई। तो पूरा देखेंगे ना ग्राफ, पूरी स्ट्रेट लाइन थोड़ी कि सीधी एक लाइन थोड़ी है। तो यहां से यहां स्ट्रेट दिख रही है लेकिन यहां से बेंड हो जा रही, तो हम पूरे ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो पूरा ग्राफ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, यहां पे इसमें 3 पॉइंट दे दिए, जैसे एक पॉइंट ये दे दिया A, समझना जरा, और यहां पर दे दिया यहां पर B, ये पॉइंट दे दिया B, और यहां पर दे दिया C, ये C हो गया और ये A हो गया। ठीक है, अगर A पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं वोल्टेज की बात करूं तो मैंने लिख दिया VA, और B पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो मैंने लिख दिया VB। बड़ा आसान सा है समझना इसको। C पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें VC। ठीक है, A पॉइंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज ये, B पॉइंट के अकॉर्डिंग ये, C पॉइंट के अकॉर्डिंग ये। अब A पॉइंट के अकॉर्डिंग करंट यहां से यहां मिला दो तो ये हो गया IA, समझ गए ना, जाइए। अब इधर से मिला दिए जरा, ठीक है, IB, और इसको मिला दो यहां पर, ये हो गया IC। ठीक है, अब आपको पता भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये तो ओरिजिन हो गया, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे करंट बढ़ेगा, ये क्लियर है। तो इसका मतलब सबसे कम वोल्टेज VA, उससे ज्यादा VB, उससे ज्यादा VC। ठीक है, और इसको अगर देखें करंट की बात देखें तो सबसे कम IA, उससे ज्यादा IC, और उससे ज्यादा IB। ठीक है, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया भाई। ये सबसे कम करंट, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ऊपर होता, उससे ज्यादा हो जाता। ठीक है, उन्होंने कहा क्वेश्चन में, उन्होंने तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट दे रखे थे, ABC, ऐसा कुछ नहीं बना रखा जैसे IB और IC, IA, ये VB कुछ नहीं बना था, सिर्फ ऐसा अंदर ग्राफ और 3 पॉइंट ABC। उन्होंने कहा इस ग्राफ का, जैसे समझ लो, मैं आपको सिंपल बना देता हूं, आप सोच रहे हो कितना टिपिकल, ऐसे करके दे दिया उन्होंने, और ये लिख दिया V और ये लिख दिया I, और यहां पॉइंट दे दिया A और ये दे दिया B और ये दे दिया C। उन्होंने कहा इस ग्राफ में बताओ कौन सा पार्ट पॉजिटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, कौन सा पार्ट नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। क्या पूछा, कौन सा पार्ट पॉजिटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है इस ग्राफ का, कौन सा पार्ट नेगेटिव। तो पार्ट दो यहाँ A से B से C। तो A B कैसी रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, B और C पॉजिटिव या नेगेटिव। उन्होंने नहीं बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव, उन्होंने कहा कौन सा पार्ट
यानी कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी बोल देंगे, उन्होंने कहा कौन सा पार्ट पॉजिटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, कौन सा पार्ट नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो वही आपको बताना है। अब उसको समझाने के लिए तो आपको तो वहां डायरेक्ट लिखना था, अगर मतलब जो भी बच्चा वहां अटेम्प्ट कर रहा था उसको डायरेक्ट लिखना था कि ए बी पॉजिटिव है और बी सी पार्ट जो है इतना पार्ट पॉजिटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है और इतना पार्ट नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ये आपको डायरेक्ट लिख देना था। लेकिन अब ये कैसे कर रहा है उसको मैं आपको बता देता हूं, समझाता हूं। उसको प्रूव नहीं करना था वहां पर कि इस तरीके से लिखे, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखना था वहां पर। अब लेकिन आप समझ लो, हमने क्या करा, ए बी पार्ट की हम करंट की फॉर्मूला बनाते हैं। तो आई वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। देखो तो आई किसके बराबर होता है, वी अपॉन आर के बराबर। तो अगर वोल्टेज में चेंज आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी। करंट में चेंज आ रहा है डेल्टा आर, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, वी इक्वल्स टू आई आर। तो आर सॉरी इसको हमें करंट ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है, V इक्वल्स टू आई आर हो गया। तो हमें बनाना है R इक्वल्स टू, हाँ अच्छा अब इसमें तो ये आपने ग्राफ देख लिया। अब इसके बाद देखें आप क्या करना है, आपने लिखा V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अगर वोल्टेज में चेंज आ रहा है तो डेल्टा V की जगह डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वोल्टेज, डेल्टा आई चेंज इन करंट, और रेजिस्टेंस को ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहां पर समझना है, जब किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज होती है, यानी कि एक तो तरीका ये होता है कि वोल्टेज बढ़ाए करंट बढ़ा लेकिन रेजिस्टेंस फिक्स रही, और वोल्टेज बढ़ाए करंट बढ़ा रेजिस्टेंस फिक्स रही। अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो जाएगा कि भाई वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है रेजिस्टेंस फिक्स। मैं आपको उसका एग्जांपल बताता हूं। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पे समझ लो, मान लो वोल्टेज है 4 वोल्ट और करंट कितना है 2 एम्पियर। अब मान लिया वोल्टेज बढ़ा के कितने कर दिए 8 वोल्ट, तो करंट हो गया 4 एम्पियर, और बढ़ा दिए कितना कर दिया 16 वोल्ट, करंट हो गया 8 एम्पियर। बताओ ये सब बराबर है नहीं है, सब बराबर है भाई। इसको काटो क्या हो जाएगा 2 4 2, ये कट के सब में 2 ही तो आ रहा है, रेजिस्टेंस 2 ही ओम आ रही, यानी कि वोल्टेज 4 वोल्ट है तो करंट 2 एम्पियर, वोल्टेज करे 8 वोल्ट तो करंट 4 एम्पियर, वोल्टेज कर दिए 16 वोल्ट तो करंट 8 एम्पियर। तो वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ रहा लेकिन रेशियो वही रह रहा, तो यहां पे रेजिस्टेंस हमारी फिक्स है। तो उस रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वोल्टेज बढ़ने पर करंट में भी चेंज आ रहा हो, यानी कि वोल्टेज में चेंज आने पर करंट में भी चेंज आ रहा हो, लेकिन रेशियो सेम ना रहे, जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लें, अगर ऐसा हो जाए R इक्वल्स टू ये V अपॉन आई कर दिया हमने, वोल्टेज थे 4 करंट था 2, अब वोल्टेज हो गए कितने 8 और करंट हो गया 3, तो अब 4 अपॉन 2 8 अपॉन 3 तो बराबर है नहीं, बात समझ आया। वोल्टेज होगा इसके आगे, वोल्टेज हो गए 16 और करंट हो गया 4। अब आप ये देखो ये 8 अपॉन 3 इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं, यानी कि ये अब यहां पर बराबर नहीं, पहले केस में बराबर थे अब बराबर नहीं। इस केस में यानी कि जब वोल्टेज को चेंज करते हो तब करंट में चेंज आता है, लेकिन रेशियो सेम नहीं रहता, 4 अपॉन 2 इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं। तो उस कंडीशन में इस R को हम R ना लिखकर स्मॉल r लिखते हैं, यानी कि हम इस रेजिस्टेंस को क्या बोलने लगते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है जिसमें वेरिएशन हो, कहते हैं ये सिस्टम हमारा डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक का मतलब इसमें चेंज होता रहेगा। किसी भी चीज में अगर डायनामिक वर्ड लग गया ना तो समझ लेना उसमें कुछ ना कुछ, ये कुछ तो गड़बड़ वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ तो गड़बड़ है वो नहीं। अगर डायनामिक वर्ड लग गया इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, डायनामिक का मीनिंग है। तो इसलिए उन्होंने रेजिस्टेंस का नाम कर दिया डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस जहां भी लिखा उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बता दूं, स्मॉल r से इंटरनल रेजिस्टेंस भी अभी आगे आएगा, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें कोई ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं आप सोचोगे लो अभी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी बता दिया अभी ये भी बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं, 2 ही 3 चीजें हैं जिसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, जब 2 ही 3 चीजें बहुत सारी होती 10 भी 50 होती तो दिक्कत होती।
तो स्मॉल आर डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो बात समझ में आई। तो ये मैं इसलिए बता दिया कि आगे आएगा तो आपको डाउट नहीं होगा। मैं सारी चीजें जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीजें आपको बताता रहूंगा, ताकि आप कहीं देखें तो आपको ऐसा ना लगे अरे ये क्या आ गए, तो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। चलिए, तो हमने क्या किया, यहां पर लिखा स्मॉल आर और लिखा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने स्मॉल आर क्यों लिख दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। यहां रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि ये कंडक्टर कैसा है, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस फिक्स रहती है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, लेकिन V अपॉन I का रेशियो सेम रहता है। और नॉन ओमिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहती है, ये ध्यान रखना है। तो ये आ गया हमारा। तो हमने क्या लिखा, इस डेल्टा V की जगह लिखा, हमने लिखा फॉर पार्ट, यानी कि रेजिस्टेंस फॉर पार्ट AB। इस AB पार्ट की रेजिस्टेंस हम निकाल लें तो क्या हो गया B। अब ये A पॉइंट है B, तो हमने ये फाइनल पॉइंट मान लिया इनिशियल। तो B पॉइंट के वोल्टेज माइनस A पॉइंट के वोल्टेज डिवाइडेड बाई B पॉइंट का करंट माइनस A पॉइंट का करंट। ठीक है। अब देखो VB VA में से कौन ज्यादा है, यहां पर आ जाओ। VB ज्यादा है, अरे वाह, VB ज्यादा है नहीं है VA से। तो जब ये इससे ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। इनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। नीचे देखो, नीचे IB ज्यादा है किससे, IA से। भाई सबसे ज्यादा तो IB है, तो यहां पर नीचे के लिए क्या है, यहां पर IB जो है वो ज्यादा है IA से, तो डिनोमिनेटर भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो रेजिस्टेंस कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो AB पार्ट की रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगी। तो ये पार्ट आपका पॉजिटिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करेंगे BC पार्ट की, यानी कि BC पार्ट की। तो C पार्ट के वोल्टेज माइनस B पार्ट के वोल्टेज, B पॉइंट के वोल्टेज, C पॉइंट के वोल्टेज, B पॉइंट के वोल्टेज, करंट C पॉइंट का माइनस करंट B पॉइंट का। ठीक है। अब इसमें देखो VC VB, अब कौन ज्यादा है, VC ज्यादा है VB से, यानी कि हमने कहा ऊपर वाले पार्ट के लिए VC ग्रेटर देन VB, यहां हमने पहले लिख रखा है, ये देख सकते हो। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला पार्ट कैसा आ गया, पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। नीचे वाले को देखो, IB इज ग्रेटर देन IC, IB IC से ज्यादा है। जब ये IB IC से ज्यादा हो जाएगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, मान लो ये 5 है और ये आपका 3 है, तो 5 माइनस 3 का जगह माइनस का 2 तो आएगा, लेकिन माइनस का, तो आपका डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब क्या हो गया, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। तो B से C, अब ये निकाला क्या, ये आप रेजिस्टेंस से तो निकालोगे तो रेजिस्टेंस नेगेटिव आ गई। तो B से C पार्ट जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो AB पार्ट पॉजिटिव रेजिस्टेंस को, BC नेगेटिव। तो वहां मैंने आपको पहले ही बता चुका, आपको डायरेक्ट लिखना है कि AB पार्ट कैसी रेजिस्टेंस को शो कर रहा था, BC पार्ट कैसी रेजिस्टेंस को शो कर रहा था। ऐसा ये कुछ नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये पॉजिटिव या नेगेटिव रेजिस्टेंस आ रही है। बात समझ में आया, ये सिंपल सा है। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी वोल्टेज, अब एक चीज देखो, A से B की बात करें तो वोल्टेज भी बढ़ रहे हैं, करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन B से C की बात करें तो देखो B पॉइंट के वोल्टेज से C पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा है, यानी कि वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन B पॉइंट का करंट ज्यादा है और C पॉइंट का करंट कम है। यानी कि वोल्टेज बढ़ने पर अगर करंट कम हो गया तो समझ लो वो रेजिस्टेंस जो आप फाइंड करोगे उस कंडीशन में हमेशा नेगेटिव ही आएगी। सिंपल सा समझ में आया। वोल्टेज बढ़ाने पर अगर सर्किट में करंट कम हो रहा है तो उस केस में अगर आपने सर्किट की रेजिस्टेंस निकाली तो वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मीनिंग ही यही है कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट आपका क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। समझिए, पॉजिटिव रेजिस्टेंस का मतलब वोल्टेज बढ़ा रहा है, करंट भी बढ़ रहा है।
तो ये मैंने आपको बताया, ये ग्राफ बताए थे मैंने। ओमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, और उसके ये ग्राफ है। तो इनको आपको समझना है, सिंपल सा। इन पर कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ आपको एग्जाम में बना हुआ आ सकता है, ठीक है। और उसमें कोई भी दूसरी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को डीपली पढ़ेंगे, सही से समझ के पढ़ेंगे, तो आप, ये मैंने डिटेल इसलिए बताया, तो आप अगर किसी को अच्छे से समझते हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे। और अगर रटना शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल है। रटना नहीं है, ठीक है, रटना मना है। फाइनल समझना है, मतलब किस कंडीशन में रटना है, मतलब अल्टीमेट देखा जाए तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन आप जिस चीज को याद कर रहे हो, लर्न कर, उसको समझना भी है, समझ के याद करना है। सिर्फ रट लिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर बेकार, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं।